नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग एक बेहतरीन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, यहाँ पर जो भी छात्र हमारे मीडियम लेवल हैं, जिन लोगों ने हिंदी को कम समय दिया है और वो अन्य सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते रहे, तो बच्चों आपको डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। सिर्फ आपको वही पढ़ लेने, तो आप लोग हिंदी के पेपर में आसानी से 95 प्लस मार्क्स 100% ला सकते हैं। इसमें आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर कर देंगे और आपको हिंदी के पेपर में कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे डालनी है, आपको A to Z यहाँ पर जानकारी बताएंगे। तो आप आसानी से धैर्यपूर्वक सभी बातें सुनते रहेंगे और आपको यहाँ पर हिंदी के पेपर में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। जो छात्र अक्सर गलतियाँ करते रहते हैं, तो आपको इन गलतियों को नहीं करना। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बताएंगे कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो आपके गद्य के इतिहास से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपके जो कोर्स में है वो आपका शुल्क युग एंड आपका शुल्कोत्तर युग यहाँ पर आपके कोर्स में शामिल किया गया है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि यहाँ पर बच्चों को याद रहे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अभी यहाँ पर अपनी बुक या कोई रफ कॉपी निकाल लेंगे, वहाँ पर आप लोग लिखते जाएंगे। सिर्फ आपको वही चीज़ें तैयार करनी है ताकि यहाँ पर आप लोग बोर्ड परीक्षा से 2 दिन पहले उनको अच्छे प्रकार से रिवीजन कर लें। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शुल्क युग की यहाँ पर जो अवधि है वो क्या है, वो आपको पूरी पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शुल्क युग के हमारे कौन कौन से कवि हैं। कम से कम आपको 10 कवि के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है शुल्कोत्तर युग, इससे इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, मॉडल पेपर में आपको 2023 और 2024 के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। जो भी यहाँ पर आपके MCQ में क्वेश्चन दिए गए होते हैं 20 MCQ के, वहाँ पर आपको जितने भी हिंदी के गद्य और पद्य के यहाँ पर एक साथ जो आपके MCQ दिए जाते हैं उनको आपको तैयार कर लेना 2 वर्षों के। 2023 के तैयार कर लेना है एंड 2024 के आपको यहाँ पर तैयार ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है इम्पॉर्टेंट PDF, ठीक है। तो बच्चों, आपको इम्पॉर्टेंट PDF हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जितने यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके लिए क्वेश्चन, वो आपके लिए सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होंगे। वो PDF जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ जाएगी, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो आपको इसको आवश्यकता है, आपको यहाँ पर कल या परसों में PDF पड़ जाएगी, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है पद्य में, तो सेम आपको पद्य में उसी प्रकार से तैयार करना है। यहाँ पर लिखना है हिंदी के गद्य व पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। तो यहाँ पर आपके शुल्क युग यानी कि शुल्कोत्तर, यानी कि हम लोग यहाँ पर गद्य की बात करें तो आपको गद्य में ऐसा होता है। एंड यहाँ पर जो पद्य हम लोग बात करते हैं, रीतिकाल व आधुनिक काल आपके क्लास 10th में ये कोर्स में है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको रीतिकाल के कवि पता होने चाहिए कि रीतिकाल के कौन कौन से कवि होते हैं। यहाँ पर उसको इसकी अवधि नहीं पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आधुनिक काल लिखा है, इसकी अवधि 100% पूछी जाती है कि इसकी अवधि कब से कब तक रही है। एंड यहाँ पर इसके आपके 10 कवियों के नाम पता होने चाहिए जो यहाँ पर आधुनिक काल से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने फिर से वही बात लिख रखी है कि आपको मॉडल पेपर से 2023 और 2024 के सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने। जितने आपके हिंदी गद्य और पद्य से संबंधित हों वो आपको सभी के सभी तैयार कर लेने हैं। एंड यहाँ पर आपका लिखा है इम्पॉर्टेंट PDF। तो बच्चों, आपको जल्द ही इम्पॉर्टेंट PDF हम प्रोवाइड करेंगे। आपका वीडियो पड़ेगा तो आप लोग सभी लोग उसको, सभी क्वेश्चन जितने भी आपको वहाँ पर मिलेंगे वो आपको लिख भी लेने हैं। मैं 100% की दावेदारी करता हूँ कि उन्हीं में से आपका पूरा का पूरा फंस जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपके जो आपके गद्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है, फिर आपसे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेखक के गद्यांश का पाठ का क्या नाम है, लेखक का नाम है। ऐसे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको संदर्भ पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी। इसके बाद लघुत्तरीय मतलब कई आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको गद्य में केवल 3 ही पाठ तैयार करने हैं। मित्रता पाठ तैयार कर लेना है, ममता पाठ तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको भारतीय संस्कृति पाठ को तैयार कर लेना है।
ये आपको ओनली 3 पार्ट आपको तैयार कर लेने हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके हर एक आपके एग्ज़ाम जब भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है तो इन तीनों पार्टों से 100% आपके पैराग्राफ्स आए हैं। तो आप सभी लोग इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे ताकि यहाँ पर आपको ज़्यादा पार्ट ना पढ़ना पड़े। आप इन तीनों पार्टों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। आपको यहाँ पर मित्रता एंड आपको भारतीय संस्कृति पर ज़्यादा फोकस देना है इन दोनों पार्टों पर। अब ममता को भी पढ़ लेना है। साथ में बच्चों आपको इनके लेखक का नाम पता होना चाहिए, इसके कौन लेखक हैं, और इसके भी सभी आपको लेखक के नाम पता होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो काव्य हेतु आपके निर्धारित आपसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया जाएगा एंड आपसे वहाँ पर उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर केवल 5 पार्टों को तैयार कर लेना है। पद तैयार कर लेना है, धनुष भंग तैयार कर लेना, वन पद पर तैयार करना है। ये वाला सेकेंड वाला है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए इसको अच्छे प्रकार से। और यहाँ पर स्वदेश प्रेम भी आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, सवैव कवि तैयार कर लेना है, और पुष्प की अभिलाषा। ओनली आपको 5 पार्टों को तैयार कर लेना है। आपका इसी में से यहाँ पर पद्यांश फंस जाएगा। इसकी मैं बच्चों 100% की गारंटी लेता हूँ। आप इतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा मत पढ़िएगा। जितने में आपको मैं पार्ट बता रहा हूँ सिर्फ आपको इतना ही पढ़ लेना है। कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर तो बहुत ज़्यादा पार्ट है, तो यहाँ पर आप शुरुआत के अगर 3 भी पढ़ लेंगे तो भी आपका 100% फंस जाएगा। इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। सिर्फ आपके इन्हीं तीनों पार्ट में से एक आपका पद्यांश जो है आपका 100% फंस जाएगा और आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की कोई बच्चों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जब जब आपका हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th में, इन्हीं चैप्टर से ज़्यादा आपके पद्यांश पूछे गए हैं, तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको संस्कृत में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं तो वहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाता है, कभी कभार पद्यांश भी दिया जाता है। श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वहाँ पर लिखना पड़ता है संदर्भ, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है अनुवाद, ठीक है। क्या लिखना पड़ता है? अनुवाद आपको लिखना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको संदर्भ उसके पाठ का नाम बताना पड़ता है और अनुवाद में आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको कौन कौन से पाठ तैयार करने हैं, तो बच्चों यहाँ पर आपको वाराणसी तैयार कर लेना है, वीरा वीरेण पूजते तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा केन किम बदरते तैयार करना, भारतीय संस्कृति जीवन सूत्र। आपको यहाँ पर ये केवल 5 पाठ ही तैयार कर लेने हैं। अगर आप तैयार कर सकते हैं तो आप देशभक्ता चंद्रशेखर भी तैयार कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, पर आप 5 याद करेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। आप ओनली 5 जो यहाँ पर आपके 5 चैप्टर्स हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। आप उनके जितने भी आपके गद्यांश हैं, जिसमें आपके जितने भी आपके स्लोगन वगैरह जो कुछ हैं, आप उनको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप अच्छे प्रकार से उनको तैयार करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निर्धारित पाठों के लेखकों के कवियों के जीवन परिचय लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर कई बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हम जीवन परिचय कितने पाठ का लिखें, कैसे लिखें, तो मैं पहले उसी पर ही चर्चा कर लेता हूँ। तो बच्चों जब भी आपका कवियों पर जीवन परिचय, लेखक पर जीवन परिचय लिखने को आता है, तो बच्चों सबसे पहले आपको एक सूच में भी रूप में लिखना पड़ता है। जैसे आपकी कॉपी है ये, तो यहाँ पर आप हंसिया खींचेंगे तो आप सबसे पहले आप कवि का यहाँ पर नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सूक्ष्म अवलोकन डाल देंगे। इसके बाद नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो नाम लिखेंगे जैसे कि आप लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद पर, तो जयशंकर प्रसाद लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे एंड यहाँ पर आप लिखेंगे रचनाएं लिखेंगे, उनकी रचनाएं लिखेंगे। मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु सारे कुछ, ऐसे आपको सूक्ष्म बातों में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ जब आप लिख लेंगे इतने बार उसी पेज के नीचे आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर जीवन परिचय। फिर आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। फिर हेडिंग पड़ेगी साहित्यिक परिचय, फिर आपकी पड़ेगी साहित्यिक रचनाएं, फिर आपका पड़ेगा साहित्य में योगदान। ये आपकी हेडिंग्स पढ़ेंगी। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो मैंने लिख भी रखा है कि आपको यहाँ पर एक लेखक व एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2.5 पेज का यहाँ पर आपको लिखना होगा और यहाँ पर एक साथ साथ में बात याद रखनी है
जिस भी आप लेखक का जीवन परिचय लिखें, कम से कम उसकी 10 रचनाएँ आपको लिखनी पड़ेंगी, तो ही आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर बच्चों कई बार ऐसा देखा गया है, जो कॉपी चेक करते हैं वो सिर्फ़ आपकी रचनाएँ एंड आपका कवि का जन्म स्थान और कवि का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, यही बातें देखते हैं। अब बाकी आपने क्या लिखा इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको 10 रचनाएँ तैयार कर लेनी है। आपको कौन पार्ट से तैयार करनी है वो मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गद्य व पद्य के सभी पाठों की आपको रचनाएँ याद होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको यहाँ पर जो अभी यहाँ पर आपका लिखा है गद्य व पद्य के सभी पाठों की आपको रचनाएँ याद होनी चाहिए। जितने भी आपके गद्य में पाठ हैं और जितने भी आपके यहाँ पर पद्य में पाठ है, सभी लेखकों की रचनाएँ सिर्फ़ आप तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको हिंदी के गद्य व पद्य जो आपका साहित्य का है, उसमें भी आपको यहाँ पर आराम मिलेगा और आप उनके क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से हिट कर पाएँगे, ठीक है? तो आप इनको एक बार तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर बच्चों आपको गद्य व पद्य में कौन-कौन से लेखकों का जीवन परिचय तैयार करना है, वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अगर आप गद्य में तैयार करेंगे तो आप रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एंड आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको इनमें से कोई 3 का, ओनली 3 का आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है बस। इसके बाद सेम वही सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, आपको इनमें से कोई 3 ही आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत के निर्धारित पाठों के से कंठस्थ एक श्लोक आपको तैयार करना है। तो बच्चों आपको इसके लिए आपको कोई 2 श्लोक तैयार कर लेने हैं, क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने जो एक श्लोक तैयार किया होता है, वो यहाँ पर आपकी परीक्षा में आ चुका होता है। तो आपको यहाँ पर अगर आप 2 तैयार कर लेंगे, हो सकता है आपका ये वाला आ गया है पेपर में, तो आप ये वाला लिख देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप 2 तैयार कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 लघुत्तरीय आपसे प्रश्न आते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, जिनको हर एक बच्चा बगैर पढ़े लिखे भी कर सकता है। अगर आपने संस्कृत के पाठों को थोड़ा-सा भी ध्यान से पढ़ा है, तो आप इन पाठों को बड़ी आराम से कर पाएँगे। उसमें आपको कोई भी झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी बच्चों मैं 100% की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जब भी मैं क्लास 10th में था, तो मैं भी इन प्रश्नों को काफ़ी आसान से कर पाया था। ये इतने कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका काव्यगत सौंदर्य तत्व आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका बच्चों लिखा है कि हास व करुण रस आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि बच्चों इनकी डेफिनेशन और परिभाषा नहीं आती है, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तभी देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अगर आपने ये डिटेल से पढ़े होंगे, और यहाँ पर कभी-कभार ऐसा होता है कि वो आपको एग्ज़ाम्पल दे देंगे, पूछेंगे कौन-सा रस है। आपको एग्ज़ाम्पल में आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 16, 17 कुछ भी हो सकता है, तो आपका यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल लिख देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कौन-सा रस है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके जितने भी आपकी बुक में एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल हों, उन एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि कौन से एग्ज़ाम्पल्स आपके किस में लिखे हैं, ठीक है? इसके बाद सेम आपको उसी प्रकार से आपके अलंकार हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा। परिभाषाएँ भले याद ना करें, पर आप इसके एग्ज़ाम्पल्स को ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इसके बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको लिख भी रखा है। इसके बाद आपको जो छंद है ना, वो आपके सोरठा व रोला आएँगे, तो यहाँ पर उसकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए। पूछेंगे वो लोग एमसीक्यू में कि सोरठा में कितनी मात्राएँ होती हैं, समछंद में कितने होते हैं, सब कुछ ऐसे वो पूछ सकते हैं। तो आपको उनकी परिभाषाएँ एंड आपके एग्ज़ाम्पल पता होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है खंड काव्य। तो वो जो खंड काव्य जो होता है आपके ज़िले अनुसार आता है, जो भी ज़िला होगा, आपके ज़िले के अनुसार ही खंड काव्य आता है। तो जो भी आपका ज़िला हो, वही वाला तैयार करिएगा। ऐसा नहीं, कई कभार बच्चे अपने ज़िले के अकॉर्डिंग उसको नहीं लिखते हैं। तो जो भी आपका ज़िला हो, कृपया करके वही लिखना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी व्याकरण। तो बच्चों इसके भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उनको ज़्यादा हुआ बनाकर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है।
सुबह उठते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे, अच्छे प्रकार से इनको रिवाइज़ कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप हर प्रकार से कर लेंगे। आपको व्याकरण पर ज़्यादा यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। फ़ोकस सिर्फ़ आपको अपने एमसीक्यू पर करने हैं। जो भी आपके 20 एमसीक्यू उन पर फ़ोकस करनी है एंड आपको निबंध पर फ़ोकस करनी है एंड आपको प्रार्थना पद पर फ़ोकस करना एंड आपको गद्यांश और पद्यांश पर फ़ोकस करना है, क्योंकि यहीं से हमारा ज़्यादा नंबर का वेटेज होता है। तो आपको हम बाद में बताएँगे आपको कैसे क्या लिखना है, थोड़ा-सा वीडियो को अंत में बताएँगे आपको यहाँ पर क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। देखो इसके बाद यहाँ पर आपको उपसर्ग, आपको यहाँ पर जितने मैंने लिखे आपको सारे के सारे इन्हीं पर उपसर्ग तैयार कर लेना। आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सहे, निर, अभि, परि, सु। तो आपको सिर्फ इन्हीं पर उपसर्ग तैयार कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रत्यय आता है। तो प्रत्यय में त्वा, ता, पन, वा, हट, वट। तो आपको इन्हीं पर ही आपको प्रत्यय पढ़ना है, सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको समास तैयार कर लेने। समास को आपको मैं फोकस करूँगा, आप लोग द्विगु और आपका बहुब्रीहि समास पर, इन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है तत्सम शब्द। इनको आपको तैयार करना, पर्यायवाची इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। कहाँ से तैयार करेंगे, आपने कोई बुक होगी उसको एक बार पढ़ लेंगे और साथ साथ में आपको जो आपके मॉडल पेपर हैं उससे आपको 2022 एंड 2023 2024 के पढ़ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी संधि हैं, यर संधि और वृद्धि संधि आपके पाठ में है। इनके आपको अपनी बुक से जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, आपके जितने भी लिखे हों आप उनको तैयार कर लेंगे बस। इसके बाद यहाँ पर आपके जो धातु रूप हैं, आपके फलमती नदी धातु रूप, कई बार बच्चों को ये नहीं तैयार होते, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको तैयार नहीं होते हैं तो फिर इसको आप ढील लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, 1 नंबर में आएगा। उसके लिए आप फालतू में अपना 1-2 घंटे बर्बाद करेंगे। तो आपको अगर तैयारी नहीं हो रहा तो उसको ढील सकते हैं, 1 नंबर का आएगा उसको आप ढील देंगे, ठीक है। एमसीक्यू में सुबह आएगा, किस में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, तुक्का मारेंगे शायद आपका सही चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके निबंध आ जाते हैं। तो निबंध में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं वो यहाँ पर मैंने सारे के सारे लिख रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण से उपाय। तो आप ये तैयार करें, यहाँ पर आप बता सकते हैं पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में कैसे परिवर्तन होता है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रदूषण के बारे में भी लिख सकते हैं, मतलब कि आप जो भी सोच सकते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको इतने ही तैयार कर लेने हैं, इतने, ठीक है। इसके बाद आतंकवाद, कारण व हानि, जनसंख्या के लाभ व हानि, नारी सशक्तिकरण, आपको इतने तैयार करने हैं। एंड यहाँ पर आपका जो लिखा है विज्ञान का अद्भुत वरदान, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति, प्रगति का साधन, कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, ये आपके सभी के सभी एक ही टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर आपको विज्ञान पर भी तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे लिखा है देश में गरीबी के कारण और निवारण, शिक्षा में खेल कूद का स्थान, स्वास्थ्य और व्यायाम और स्वास्थ्य, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुशासन का महत्व, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है नई शिक्षा पद्धति के आयाम, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, ये भी आपका दोनों एक ही टॉपिक है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। एंड आपका जो राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इन पर भी कई कभार पूछे जाते हैं। एंड आपका जो लास्ट बचा है पत्र लेखन, कौन सा बचा है, पत्र लेखन आपका बचा। तो बच्चों पत्र लेखन कोई इतना हुआ नहीं होता, सिर्फ आपको लिखने का ढंग पता होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है। फिर यहाँ पर जो आपका बीच में लिखा जाता है सेवा में श्रीमान महोदया, स्कूल का नाम वगैरह लिखना, फिर आपको यहाँ पर लिखना महोदय, सबने निवेदन है कि, फिर आपको यहाँ पर अपनी समस्याओं को अपने शब्दों में लिखना होता है, इसी को हम लोग पत्र लेखन कहते हैं। आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप तैयार कर रहे हैं बेफिजूल में पत्र लेखन तैयार कर, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जो भी आपका यहाँ पर पता हो स्कूल का, जो पता लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे विषय, लिखेंगे विषय लिख देंगे। इसके लिखेंगे महोदया, सामने निवेदन है कि मुझे कल रात को तेजी से बुखार आ गया था, जिस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सका, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने 5 दिन का आराम करने की सलाह दी है। तो आप इसको लिख देंगे। इसके बाद आप ऐसे लिख देंगे, फिर आपको जो कुछ आप नीचे दिखेंगे वही आप लिखेंगे, जो आप हर बार लिखते हैं सेम नीचे आपको वही लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपको इतने ही टॉपिक तैयार कर लेने हैं, ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जितना मैंने यहाँ पर बताया है
उतना ही आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके 95 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सभी लोग इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। रही बात आपकी पीडीएफ की, तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिया गया आप सभी लोग इस नंबर को नोट करेंगे और मैसेज करेंगे, तो हो सकता है मैं पीडीएफ भेज दूंगा या फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ना नंबर को नोट डाउन कर लेंगे और मुझे यहाँ पर मैसेज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अगर आप जो भी पेन में आप हैबिचुअल हो वही पेन यूज करेंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 डालेंगे। जो भी आपके 1, 2, 3 आपके 20 तक के होंगे तो आप नंबर डाल के उनका उत्तर ही लिखते जाएंगे। क्या लिखते जाएंगे? जो ऐसे आपके आपका जैसे आ आएगा, बा आएगा, सी आएगा, तो आप जैसे आपका ए बी सी डी है, जैसे आपका बी वाला सही तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी। फिर आपका जैसे बी में यहाँ पर लिखा है महादेव वर्मा, लिखेंगे बी महादेवी वर्मा। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन आते, कैसे आते हैं गद्यांश के। सबसे पहले यहाँ पर आप डालेंगे प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर डालेंगे हिंट। इसके बाद गद्यांश का आप पहला शब्द लिखेंगे, इसके बाद डॉट 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 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। आपका जो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम ये। इसी प्रकार आप नंबर 2 डालेंगे, लिख देंगे, नंबर 3 के लिख देंगे। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, आपको पद्यांश को सेम इसी प्रकार लिखना है। जो भी प्रश्न आप लिखें वहाँ पर आपको उसको स्केच से ऊपर डाल देना है अच्छे प्रकार से। इसके लिए बच्चों मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। एक लॉन्ग वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या लिखना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आपको निबंध पर मैं बता देता हूँ कि कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर निबंध हम कैसे लिखें, ठीक है। देखो बच्चों निबंध आपको ऐसे खुला की तरह नहीं लिखना है। आपको निबंध जैसे कि आपका आ गया, आपका यहाँ पर 15 अगस्त पर निबंध जो भी आ गया, जैसे आपका यहाँ पर पर्यावरण पे निबंध आ गया, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरण। इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे प्रस्तावना। इसके बाद उसको थोड़ा वो लिख देंगे। फिर आप जितने भी आप पर्यावरण को हेडिंग बनाना चाहेंगे वो आपको सारी हेडिंग नंबर वाइज करके लिख देनी है। इसके बाद बच्चों आपको निबंध में जितनी अधिक आप हेडिंग बनाएंगे उतने अधिक आप जल्दी जल्दी पेजेस भर पाएंगे। तो आप अधिक से अधिक हेडिंग बनाना, लगभग आपको यहाँ पर 3.5 पेज का निबंध लिखकर आना है सभी को, ठीक है। हेडिंग जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतनी आपकी ज़्यादा पेजिंग भरेगी, तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको यही टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं। जो भी आपका डाउट बचे वो यहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।